जयति जय जय मातृभाषे जयति हिंदी व्याकरण। हाँ साथियों नमस्कार, मैं आशु कवि अजय शर्मा पुनः आज अपने YouTube चैनल आशु कवि अजय शर्मा जी बांदा उत्तर प्रदेश के अंतर्गत छात्र हित में संचालित केवल ऑनलाइन अध्ययन सत्र प्रथम त्रिभाषा संगम के अंतर्गत आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथियों, मैं अपने YouTube चैनल के अंतर्गत संचालित ऑनलाइन अध्ययन सत्र प्रथम त्रिभाषा संगम के अंतर्गत आपको पुनः हिंदी का व्याकरण पढ़ाने के लिए उपलब्ध हुआ हूं, प्रस्तुत हुआ हूं। तो दोस्तों आइए, जो लोग चैनल पर नए जुड़े हों अथवा अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, फटाफट क्लास चालू होने के पहले ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें और मोबाइल में अपने ऑल नोटिफिकेशन अलाउ कर दें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं चैनल पर तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो दोस्तों आइए, हम पिछली क्लास में जहां तक हिंदी व्याकरण के अंतर्गत पढ़ चुके थे, आज उसी के आगे पढ़ेंगे व्याकरण, हिंदी का व्याकरण। तो आइए दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरी हिंदी की व्याकरण की कक्षा में। आइए, हम पिछली कक्षा में कुछ परिभाषाएं पढ़े थे हिंदी संबंधित। आज हम चर्चा करेंगे व्याकरण पर, व्याकरण के भाग पढ़ेंगे, व्याकरण के अंग पढ़ेंगे। तो दोस्तों आइए पढ़ते हैं हम आज व्याकरण के भाग। व्याकरण के कितने भाग हैं, हम व्याकरण को कितने भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं या इसे विभाजित कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको देखिए दिखा रहा हूं, हम व्याकरण को मुख्य रूप से 5 भागों में बांट सकते हैं, विभाजित कर सकते हैं। कोई भी व्याकरण है, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उस व्याकरण को हम इन 5 भागों में विभाजित कर सकते हैं, वर्गीकृत कर सकते हैं। तो दोस्तों व्याकरण के ये 5 अंग कौन कौन से हैं देखिए। आइए, और आप अपनी नोट्स मैनेज करते जाएंगे, वीडियो की स्पीड को अपने हिसाब से मैनेज करके नोट्स भी बना सकते हैं आप लोग। देखिए दोस्तों, व्याकरण के 5 भाग हैं मुख्य रूप से। ये 5 भाग इस प्रकार हैं साथियों। पहला भाग है वर्ण विचार, जिसे हम वर्ण विचार कहें या अक्षर विचार कहें या वर्ण विन्यास कहें या अक्षर विन्यास कहें, इस प्रकार इसके अनेकों नाम हैं। वर्ण विन्यास भी कह सकते हैं। दूसरा भाग है शब्द विचार, शब्द विचार कहें या शब्द विन्यास कहें, एक ही बात है। किसी किताब में आपको विचार मिलेगा, किसी किताब में विन्यास मिलेगा, पर इन दोनों का अर्थ एक ही होता है। तो दोस्तों घबराने की बात नहीं है, आपको जो याद रहे याद रखेंगे। अगला भाग है तीसरा वाक्य विन्यास, वाक्य विन्यास कहें या वाक्य विचार कहें, तो ये व्याकरण का तीसरा भाग है, व्याकरण का तीसरा अंग है। चौथा अंग है व्याकरण का विराम विचार, विराम को हम चिन्ह विचार भी कहते हैं। तो विराम विचार, जिन्हें के अंतर्गत हम विराम चिन्हों का अध्ययन करते हैं, ये हुआ विराम विचार या विराम विन्यास। और 5वीं तथा अंतिम शाखा है व्याकरण की छंद विचार या छंद विन्यास कहें। ठीक साथियों, तो इस प्रकार हम किसी भी व्याकरण को मुख्यतया इन 5 भागों में विभाजित कर सकते हैं। तो व्याकरण का पहला अंग या पहला भाग हो गया वर्ण विचार। चूंकि वर्ण को हम अक्षर के नाम से भी जानते हैं, इसलिए हम इसे अक्षर विचार या अक्षर विन्यास भी कह सकते हैं। और व्याकरण का दूसरा भाग या दूसरा अंग है शब्द विचार, तो इसे हम शब्द विचार या शब्द विन्यास के नाम से भी जानते हैं। तथा व्याकरण का तीसरा भाग है, तीसरा अंग है वाक्य विचार, इसे हम वाक्य विन्यास भी कहते हैं। तथा व्याकरण का चौथा अंग है, चौथा भाग है विराम विचार। विराम विचार को हम विराम चिन्ह के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि व्याकरण की इस शाखा के अंतर्गत हम विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं और विराम चिन्हों के प्रयोग का अध्ययन करते हैं। तथा व्याकरण की 5वीं एवं अंतिम शाखा है, या यूं कहें कि व्याकरण का 5वां अंग अथवा भाग है छंद विचार या छंद विन्यास। छंद विचारों के अंतर्गत हम छंदों का अध्ययन करते हैं। छंद का मतलब है पद की जो भी विधाएं होती हैं, खासकर काव्य के अंतर्गत। चूंकि साहित्य को 2 भागों में बांटा गया है, गद्य और पद्य, तो पद्य के अंतर्गत, काव्य के अंतर्गत जो भी साहित्यिक रचनाएं होती हैं, जैसे दोहा, सोरठा, सवैया इत्यादि रचनाओं का अध्ययन हम करते हैं इस व्याकरण के अंतिम भाग छंद विचार या छंद विन्यास के अंतर्गत, इसलिए इसे हम छंद विचार कहते हैं। तो साथियों अब इन पर मैं विस्तृत व्याख्या करना चाहूंगा। तो दोस्तों ये 5 नाम आप जान गए, अब मैं इन्हें हटा करके एक एक भाग के बारे में क्रमशः विस्तार पूर्वक आपको बताऊंगा
इन सब के बारे में, इन सब की परिभाषा पहले आपको बता दूं। तो हाँ दोस्तों, आइए अब हम व्याकरण के इन सभी अंगों के बारे में, व्याकरण की इन सभी शाखाओं के बारे में विधिवत विस्तार पूर्वक अध्ययन करते हैं। तो व्याकरण की पहली शाखा या व्याकरण का पहला भाग है वर्ण विचार या वर्ण विन्यास या अक्षर विचार या अक्षर विन्यास, इस प्रकार इसे अनेक नामों से जानते हैं। तो आइए इसके अंतर्गत हम अब पढ़ते हैं, इसको परिभाषित करते हैं। कैसे परिभाषित करेंगे दोस्तों, आइए देखते हैं इसे। तो व्याकरण की वह शाखा, व्याकरण की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे दोस्तों, ध्वनि को ही वर्ण कहा जाता है। एक थोड़ा सा नाम मात्र का अंतर है इन दोनों के अंतर्गत। जब मैं विस्तार से इनके बारे में पढ़ाऊंगा तब सभी चीजें आपको पुनः बताऊंगा, इन सभी को परिभाषित करूंगा। ध्वनि क्या है, वर्ण क्या है, अक्षर क्या है, इन सब चीजों को मैं विस्तार पूर्वक आपको बताऊंगा। तो व्याकरण की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम ध्वनि, वर्ण, अक्षर अथवा वर्णमाला के वर्णों या अक्षरों, एक ही बातें हैं दोनों, वर्णमाला के वर्णों या अक्षरों और के संकेत, इनके चूंकि प्रतीक होंगे कुछ, वर्णमाला के अक्षरों के संकेत या प्रतीक कह दूं, प्रतीक ही इनका संकेत है या चिन्ह है। अब सभी नाम आपको बता देता हूं प्रतीकों के बारे में, अक्षरों के प्रतीकों, फिर उनके वर्गीकरण, वर्णों के वर्गीकरण तथा इन्हीं वर्णों या अक्षरों के उच्चारण, वर्णों के उच्चारण और उच्चारण स्थान और उनके उच्चारण स्थान आदि सभी बातों का, उच्चारण स्थानों का अध्ययन करते हैं, या कह दें उच्चारण स्थानों का और किसी भी वाक्य में, किसी शब्द में उच्चारण स्थानों का तथा किसी शब्द में वर्णों के प्रयोग के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करते हैं। प्रयोग के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम वर्ण विचार कहते हैं। तो व्याकरण की वह शाखा क्या कहलाएगी, वह शाखा कहलाएगी वर्ण विचार या वर्ण विन्यास कहते हैं, उसे हम वर्ण विचार या वर्ण विन्यास कहते हैं। इस प्रकार साथियों, ये रही वर्ण विचार की परिभाषा। पुनः समझाना चाहूंगा कि व्याकरण की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम ध्वनि, वर्ण, अक्षर अथवा वर्णमाला के विभिन्न वर्णों के प्रतीकों, वर्णों के वर्गीकरण तथा वर्णों के उच्चारण और उनके उच्चारण स्थानों का तथा किसी भी शब्द में वर्णों के प्रयोग के बारे में सीखते हैं, अध्ययन करते हैं, उसे वर्ण विचार अथवा वर्ण विन्यास के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार आप वर्ण विचार को परिभाषित कर सकते हैं। साथियों, ये रही वर्ण विचार अथवा वर्ण विन्यास की परिभाषा। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं शब्द विचार की तरफ, देखते हैं शब्द विचार किसे कहते हैं, शब्द विचार को कैसे परिभाषित कर सकते हैं। तो आइए अब पढ़ते हैं शब्द विचार की परिभाषा। हाँ दोस्तों, अब हम शब्द विन्यास के बारे में पढ़ते हैं। व्याकरण की वह शाखा या व्याकरण का वह भाग जिसके अंतर्गत हम शब्दों का इतिहास पढ़ते हैं, अर्थात शब्द का निर्माण, शब्द की रचना, शब्द के बारे में, शब्द के वर्गीकरण के बारे में, इस प्रकार शब्द से संबंधित बातों का अध्ययन करते हैं तथा किसी भी वाक्य में शब्दों के प्रयोग के बारे में पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, उसे हम शब्द विचार या शब्द विन्यास कहते हैं। इस प्रकार इसकी परिभाषा लिख रहे हैं आपके सामने। व्याकरण की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत हम शब्द के इतिहास से मतलब है शब्द का इतिहास अर्थात शब्द का निर्माण, शब्द की रचना, शब्द के भेद, शब्द के इतिहास के अंतर्गत ये सारी बातें आ गई। शब्द के इतिहास से मतलब है शब्द के निर्माण यानी शब्द रचना कह सकते हैं, शब्द के निर्माण और उसके भेद, शब्द के भेद या वर्गीकरण कह दें, और शब्द के वर्गीकरण के बाद क्या आएगा, शब्द का निर्माण, शब्द का वर्गीकरण तथा किसी भी वाक्य में शब्द के प्रयोग, किसी भी वाक्य में शब्द के प्रयोग के बारे में अध्ययन करते हैं कि कैसे शब्दों का प्रयोग करेंगे। तो ये है किसी भी वाक्य में शब्द के प्रयोग के बारे में या विषय में, एक ही बातें के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे हम कहते हैं शब्द विचार।
उसे शब्द विचार या शब्द विन्यास कहते हैं। इस प्रकार साथियों आपने देखा कि हमने शब्द विचार की परिभाषा बताई, आपको शब्द विन्यास को परिभाषित किया। इस प्रकार आप शब्द विचार के बारे में अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। शब्द विचार से या शब्द विन्यास से हमारा मतलब है कि व्याकरण का वह भाग या व्याकरण की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम शब्द के इतिहास अर्थात शब्द के निर्माण, शब्द के भेद या शब्द वर्गीकरण तथा किसी भी वाक्य में शब्द के प्रयोग, किसी भी वाक्य में शब्द का प्रयोग कैसे करते हैं, शब्दों का प्रयोग कैसे करते हैं, इस प्रकार सारी बातें हम पढ़ते हैं। तो वाक्य में शब्दों के प्रयोग के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे हम शब्द विचार या शब्द विन्यास कहते हैं। अब दोस्तों बढ़ते हैं हम आगे वाक्य विन्यास की तरफ। वाक्य विन्यास किसे कहेंगे, वाक्य विचार को हम कैसे परिभाषित करते हैं, आइए देखते हैं। हाँ तो मित्रों आइए अब हम आपको बताते हैं शब्द विचार के बाद वाक्य विचार के बारे में किसे कहेंगे वाक्य विचार या वाक्य विन्यास। तो दोस्तों ये क्या है देखते हैं इसके बारे में। व्याकरण की वह शाखा, व्याकरण की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ेंगे, शाखा जिसके अंतर्गत हम वाक्य का इतिहास पढ़ेंगे। साथियों वाक्य का इतिहास, वाक्य के बारे में पढ़ेंगे। तो वाक्य का इतिहास क्या है, वाक्य के इतिहास अर्थात कहने का मतलब हुआ वाक्य संरचना, वाक्यों के निर्माण के बारे में, यानी वाक्य संरचना, वाक्यों का निर्माण कैसे करते हैं। और वाक्य संरचना के बाद वाक्य के नियम सिद्धांत भी कुछ होते हैं। तो वाक्य के नियमों सिद्धांतों, एक ही बातें हैं, नियमों या सिद्धांतों तथा प्रक्रियाओं, वाक्य की कुछ प्रक्रियाएं होती हैं। तो वाक्य की प्रक्रियाओं के बारे में, वाक्य की प्रक्रियाओं और वाक्य भेद, वाक्य भेद का मतलब हुआ वाक्यों का वर्गीकरण कैसे करेंगे, वाक्य के भेद अर्थात वाक्य के वर्गीकरण तथा किसी भी वाक्य में, तथा किसी भी वाक्य में शब्दों के सही अनुक्रम, शब्दों के सही अनुक्रम, सही अनुक्रम का मतलब शब्दों के सीक्वेंस से है। तो वाक्य में शब्दों के सही अनुक्रम आदि सब का अध्ययन करते हैं, आदि बातों का अध्ययन करते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं साथियों, उसे हम कहते हैं वाक्य विचार। अध्ययन करते हैं उसे हम वाक्य विचार या वाक्य विन्यास कहते हैं। इस प्रकार ये रही वाक्य विन्यास या वाक्य विचार की परिभाषा। साथियों पुनः आपको समझा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। हाँ तो क्या है वाक्य विचार या वाक्य विन्यास क्या है दोस्तों, आइए देखिए पुनः देखते हैं। व्याकरण का वह भाग या व्याकरण का वह अंग अथवा व्याकरण की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम वाक्य के इतिहास, अर्थात इतिहास से मतलब हुआ अब वाक्य के बारे में सब कुछ आ गया। तो वाक्य की संरचना, किसी भी वाक्य का निर्माण कैसे करते हैं, ये सब बातें, वाक्य के नियमों सिद्धांतों तथा प्रक्रियाओं का, और साथ ही साथ वाक्य के भेद अर्थात वाक्य का वर्गीकरण या वाक्यों के प्रकार तथा तो किसी भी वाक्य के निर्माण के समय शब्दों के सही अनुक्रम आदि बातों का अध्ययन करते हैं। तो उसे हम वाक्य विचार या वाक्य विन्यास के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार मुझे उम्मीद है आपको समझ में ये भी आ गई होगी। अब आगे हम बढ़ते हैं। हाँ दोस्तों अब हम पढ़ते हैं व्याकरण का अगला अंग जिसे हम कहते हैं विराम विचार अथवा चिन्ह विचार। तो दोस्तों व्याकरण के चौथे भाग चिन्ह विचार की तरफ आते हैं हम। सामान्यतया इसे विराम चिन्ह के नाम से ही हम जानते हैं, क्योंकि सभी पुस्तकों में, किताबों में ज्यादातर विराम चिन्ह लिखा रहता है, पर इसका वास्तविक नाम विराम विचार या चिन्ह विचार होना चाहिए, ऐसा मेरा मंतव्य है। तो देखिए इसे हम पढ़ते हैं। अब इसके अंतर्गत क्या पढ़ेंगे हम, यह क्या है, इसे हम परिभाषित करते हुए कह सकते हैं कि व्याकरण की वह शाखा, व्याकरण की वह शाखा जिसके अंतर्गत क्या क्या पढ़ेंगे हम, जिसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं, क्या क्या पढ़ते हैं, वाक्य के लेखन में, यानी लेखनकार हम किसी भी प्रकार का अगर करते हैं तो हमें कुछ ना कुछ चिन्हों का प्रयोग करना पड़ता है, उन्हीं चिन्हों को हम इसके अंतर्गत पढ़ते हैं। तो लेखन कार्य में विराम या ठहराव, जहां हम विराम करते हैं उसे हम विश्राम भी कह सकते हैं। विश्राम या रुकावट को विराम यानी विश्राम या ठहराव को सूचित करने के लिए
और वाक्य के विभाजन को सूचित करने के लिए कहाँ में रुकना है, ठहरना है तथा वाक्य के विभाजन को सूचित करना है। यह वाक्य यहाँ से अलग किया गया, पृथक किया गया, बांटा गया, यहाँ रुकना है, कहाँ यति, इन सब चीजों का यानी अध्ययन करना है। कहाँ पर हमें अपनी गति को रोकना है, थोड़ा सा विश्राम करना है ताकि समझ में आ जाए कि यह इतना भाग अलग, वह उतना भाग अलग है। ये सब सूचित करने के लिए तो लेखनकार में विराम या ठहराव तथा वाक्य के विभाजन तथा वाक्य का अर्थ भी होगा। विभाजन तथा अर्थ को सूचित करने के लिए वाक्य का विभाजन तो करेंगे ही तथा वाक्य के अर्थ को भी सूचित करेंगे। अर्थ को सूचित करने हेतु विभिन्न चिन्हों के सही प्रयोग, विभिन्न चिन्हों के सही प्रयोग का अध्ययन करते हैं। सही प्रयोग का अध्ययन करते हैं, उसे हम विराम विचार कहते हैं। ठीक साथियों, विभिन्न चिन्हों के सही प्रयोग का अध्ययन करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम विराम विचार कहते हैं। और इन प्रयोग किए गए चिन्हों को ही क्या कहते हैं? विराम चिन्ह कहते हैं। इस प्रकार आपने देखा विराम चिन्ह को परिभाषित किया। पुनः समझाना चाहूंगा, ध्यान से सुनिएगा। तथा प्रयोग किए गए चिन्हों को ही विराम चिन्ह कहते हैं। प्रयुक्त चिन्हों को, प्रयोग किए गए ऐसे सभी चिन्हों को, विभिन्न चिन्हों को, ये चिन्ह प्रतीक होते हैं, प्रतीक चिन्हों को कह सकते हैं। प्रतीक चिन्हों को ही विराम चिन्ह के नाम से जाना जाता है। प्रतीक चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं, विराम चिन्ह कहते हैं। आइए साथियों, पुनः एक बार समझाने का प्रयास करता हूं, ध्यान से सुनिएगा। हाँ साथियों, तो यानी व्याकरण की वह शाखा, व्याकरण का वह अंग अथवा व्याकरण का वह भाग जिसके अंतर्गत हम लेखन कार्य में यानी लिखने का कार्य करने के दौरान विश्राम या ठहराव को सूचित करने के लिए यानी कहाँ और कितना रुकना है, इस बात को सूचित करने के लिए वाक्य के विभाजन को, यानी वाक्य में अगर कई टुकड़े हैं, कई टुकड़े मिल मिल करके बना है वाक्य, तो उस विभाजन को भी, वाक्य के उस विभाजन को सूचित करने के लिए तथा वाक्य का अर्थ प्रकट करने के लिए हम विभिन्न प्रकार के प्रतीक चिन्हों का प्रयोग करते हैं। और इन चिन्हों का सही प्रयोग करना ही, इन विभिन्न चिन्हों के सही प्रयोग का अध्ययन ही क्या कहलाता है? विराम चिन्ह या विराम विचार कहलाता है। विराम विचार या चिन्ह विचार कहलाता है। तथा ऐसे प्रयोग किए गए सभी प्रतीक चिन्हों को ही हम विराम चिन्ह कहते हैं। तो साथियों, अब आपके समझ में भली भांति आ गया होगा कि हम कैसे विराम विचार को परिभाषित करेंगे। दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं व्याकरण की पांचवी और अंतिम शाखा छंद विचार की तरफ। तो आइए देखते हैं छंद विचार को। हाँ दोस्तों, आइए अब हम देखते हैं व्याकरण की अंतिम शाखा जिसे कहते हैं छंद विचार। इसको पढ़ते हैं, इसके बारे में आपको बताना चाहेंगे। देखिए यह क्या है, तो इसे हम कैसे परिभाषित करेंगे? व्याकरण की वह शाखा या व्याकरण का वह भाग, व्याकरण की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पद्य में, या कहें पद्य को ही चूंकि काव्य भी कहा जाता है, तो काव्य में छंदों की रचना करना सीखते हैं। छंदों की रचना करने के सुव्यवस्थित, यानी छंदों की रचना करने के नियमों का अध्ययन करेंगे इसके अंतर्गत। तो छंदों की रचना करने के सुव्यवस्थित नियमों का अध्ययन करते हैं या पढ़ते हैं, सीखते हैं। उसे हम छंद विचार कहते हैं। उसे हम छंद विचार या छंद विन्यास कह सकते हैं। उसे हम छंद विचार कहते हैं। साथियों, इस प्रकार आपने देखा कि छंद विचार या छंद विन्यास किसे कहेंगे? यह एक प्रकार की ऐसी शाखा है व्याकरण की, यानी यह व्याकरण की वह शाखा है, या यूं कहें कि व्याकरण का वह भाग या व्याकरण का वह अंग जिसके अंतर्गत हम काव्य में या पद्य में विभिन्न प्रकार की छंदों की रचना करने हेतु निर्धारित नियमों का व्यापक अध्ययन करते हैं, सुव्यवस्थित अध्ययन करते हैं। तो वह शाखा छंद विचार कहलाती है या छंद विन्यास कहलाती है। पुनः सुनेंगे दोस्तों एक बार, व्याकरण की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पद्य या काव्य में छंदों की रचना करने के सुव्यवस्थित नियमों का अध्ययन करते हैं, उसे छंद विचार कहते हैं। और इस छंद के अंतर्गत आता क्या क्या है? इन छंदों के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की रचनाएं आती हैं और वो रचनाएं काव्य से संबंधित होती हैं, जैसे चौपाई, दोहा, सोरठा, सवैया, कुंडलिया, कवित्त आदि विभिन्न प्रकार की छंद की रचनाएं आती हैं। और इन्हीं छंदों की रचना करने के जो नियम निर्धारित किए गए हैं वह छंद विचार के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार यह एक प्रकार की व्याकरण की ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम
विभिन्न प्रकार के छंदों के निर्माण से संबंधित नियमों का अध्ययन करते हैं, उसे हम छंद विचार कहते हैं। दोस्तों, इस प्रकार आपको जहां तक मेरा अनुमान है व्याकरण के इन 5 भागों के बारे में मैंने जो बताया आपको समझ में आ गया होगा, आपको अच्छा लगा होगा। तो साथियों, आज की क्लास मेरी यहीं तक सीमित रहेगी। आज के बाद हम अगले सेशन में इसके आगे पढ़ेंगे। तो दोस्तों, एक बार आपसे कहना चाहूंगा, वीडियो में कोई भी डालूं, कोई भी वीडियो आप शुरू से अंत तक अवश्य देखा करें, तथा आज की क्लास में जो लोग नए जुड़े हों अथवा जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो लोग इस चैनल आशु कवि अजय शर्मा जी बांदा उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब कर लेंगे साथियों, और बेल आइकन दबा करके ऑल नोटिफिकेशन अलाउ कर देंगे, तथा हर वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखते हुए अपना लाइक अवश्य देंगे, और वीडियो को अधिक से अधिक अच्छे कमेंट करें, शेयर करें, अपने साथियों को, अपने दोस्तों को अवश्य इसे शेयर करें, इसका लिंक शेयर करें, ताकि आपके साथी लोग भी इससे लाभान्वित हो सकें, अपनी कंपटीशन की तैयारी अच्छे से कर सकें। तो इस प्रकार साथियों, आप सब मेरे साथ अभी तक जुड़े रहे, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आप सब लोगों को शुरू से अंत तक वीडियो देखने के लिए हृदय से धन्यवाद अदा करता हूं आपका। तो साथियों, बस आज यहीं तक रखता हूं क्लास। अब चलना चाहूंगा, मैं चलने की अनुमति चाहूंगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सबको मेरा सादर एवं स्नेहिल नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे भारत मातरम।